1857 का विद्रोह हुआ और 1857 विद्रोह में अंग्रेजों के लिए जो सबसे बड़ा झटका था मुस्लिम यूनिटी। जिसका भी शोषण करना है, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे राष्ट्र में, चाहे मुल्क में, जिसका भी शोषण करना है उसको एक मत होने दो। ये राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, डिवाइड एंड रूल। कुछ लोग अपने परिवार में ही लगा लेते हैं, कुछ लोग मोहल्ले में लगाते हैं, कुछ लोग शहर में लगाते हैं, कुछ लोग प्रदेश में लगाते हैं, कुछ लोग राष्ट्र पे लगाते हैं, तो पूरी दुनिया में लगा रहे हैं। बोला गाना है ना, जिसका जितना हो आंचल यहां पर उसको सौगात उतनी मिलेगी। यहां बेईमान सभी है, कोई परिवार के स्तर का है सभी, और जो नहीं है वो दुनियावी भी नहीं है। ये आम आदमी क्यों दूसरे की फटी हुई पैंट ढूंढता रहता है? क्योंकि सबकी फटी है, ऐसा किसी की पैंट ही नहीं जिसकी ना फटी हो। भाई राजेश खन्ना साहब का एक गाना है, मुझे आज भी याद है कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। जो भी सेंसस पे जी रहा है सर, जो भी इंद्रियों पे जी रहा है उसके अंदर काम वासना होगी सर, होगी सर। सेंसस पे जो भी जी रहा है उसके अंदर अच्छा भोजन करने की तमन्ना होगी, जो भी इंद्रियों की रिक्वायरमेंट है सर। लेकिन इस समाज को एक बड़े अच्छे तरीके से बांध कर रखा गया है। इस समाज में 98% लोग खुद से लड़ते हैं, खुद से 98% लोग खुद से लड़ते हैं, करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ और है। और मजेदार बात यह है कि इस समाज में सब एक दूसरे को गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं। जो पकड़ा जाता है सब उस पर कूद पड़ते हैं, और वो जितने लोग कूदते हैं उस पर, वो सब उससे वंचित नहीं है सर। दूसरे के पकड़े जाने पे जो समाज खुशी, अरे देखो भैया ऐसा कह रही है, तो तुम अभी पकड़े नहीं गए हो। तुम सिर्फ पकड़े नहीं गए हो। 98% लोग पकड़े नहीं गए, वरना इस हम्माम में सभी नंगे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नियम है डिवाइड एंड रूल। जिसका भी शोषण करना है उसे बांट दो, उसे तोड़ दो। और 1857 के दौर में हिंदू मुस्लिम एकता अंग्रेजों के लिए बहुत झटका बनी। तो फिर अंग्रेजों ने सोचा कि भाई अगर ये एकता बनी रह गई तो हम तो गए। अब सत्ता बदली, कंपनी से क्राउन के पास सत्ता आ गई। जो मॉडर्न युग का पीरियड है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो दो पार्ट में है। एक 1757 से 1858 और दूसरा 1857 से 1947। ये कंपनी का काल है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्राउन का काल है, ब्रिटिश क्राउन। यहां विद्रोह हो गया और फिर विद्रोह होने के बाद सत्ता क्राउन के हाथ में आ गई। लेकिन सत्ता क्राउन के हाथ में आई, लेकिन सप्रेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन डिड नॉट कम टू एन एंड। तो अब जब दमन और शोषण का अंत नहीं हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत को यह बात एकदम स्पष्ट थी कि अगर हमने इन दोनों की एकता बरकरार रखी तो हम लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने एक फॉर्मूला लगाया, बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। फियर एंड अपीजमेंट। यह बहुत प्यारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को 3 लोग इस्तेमाल करते हैं। एक नेता,
दूसरा व्यापारी, और तीसरा पुरोहित, प्रीस्ट। बड़ा प्यारा फॉर्मूला। फियर एंड अपीजमेंट, भय, भय और प्रलोभन। करते तो कहीं ना कहीं सभी हैं, मां बाप भी करते हैं, मां बाप भी करते हैं कि आईटी में हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन तो बाइक दिला देंगे, और नहीं तो गांव पे रखेंगे, गन्ना छिलवाएंगे तुमसे। वो भी फार्मूला बहुत प्यारा है, नेता करते हैं इसका उपयोग। जब में आ जाएगा फिर शोषण कर तुम्हारा, ब्राह्मण वर्ग से कहेगा, दलित अपने वर्ग से कहेगा। व्यापारी का इस्तेमाल, एक बड़ा सा नारियल रख देगा, उस पर एक हथौड़ा मारेगा खींच के, नारियल के टुकड़े, मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका, स्टड हेलमेट। और पुरोहित करता है इस फॉर्मूला, दिखाता है प्रलोभन किसका दिखाता है, स्वर्ग का। सारे धर्म, सारे। तो अंग्रेजों ने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल उस कौम के प्रति ज्यादा हो सकता है जो पहले से कमजोर हो। और 1870 में एक किताब आई हिंदुस्तान में, द इंडियन मुसलमान, किताब द इंडियन मुसलमान। और इस किताब जो है, इस किताब पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, तब तो आरएसएस नहीं थी, नहीं था, तब तो बीजेपी नहीं थी। 1206 से लेकर 1707 भारत में राजा कौन है, मुसलमान। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये कैसे हो गया? मैंने बड़े सारे मुस्लिम से सवाल किया, मौलाना से कहा, मैंने कहा चाचा ये कैसे हो गया? नहीं नहीं, वो जो है वो कुछ दूसरा मसला है, वो आप नहीं जान पाए। नहीं नहीं, कैसे हो गया? तब तो ये लोग थे नहीं, ये कैसे हो गया? इसका मतलब कोई बुनियादी दिक्कत है जिस पे लोग आपको इस कहानी सुना। यहां पे तो सर मुसलमान चाचा गरीब, क्यों? कोई भी, चाहे हिंदू समाज मुसलमानों को दोष, समाज हिंदुओं को दोष दे, तुम दूसरों को दोष, तुम अपनी कमी से इनकार करता है, उसको भी दिखा दे। ये देखिए कमेंट लिखा है, कमेंट देखने के लिए आए दुनिया में। कमेंट तो मर्जी है आदमी की, कुछ भी कर दे। कोई मोहब्बत के मूड में है तो मोहब्बत वाला कमेंट कर दिया, चप्पल खींच के मार दिया है तो वो उल्टा सीधा कमेंट कर देगा। वो तो मनोस्थिति है सर, वो तो मनोस्थिति है। अब मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को अगले मंडे तक मिलेगा, हर नागरिक, हर परिवार को, नागरिक नहीं हर रुपया मिलेगा। अरे भाई साहब, इतनी कविताएं लिख दी जाएंगी मोदी जी के समर्थन में कि जो मोदी के विरोधी है वो शर्मिंदा हो जाएंगे। अरे यार, यही पब्लिक है, यही पब्लिक है। ये जो बताते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, अच्छा
अपने शहर में पता करो, माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके पास नीतियां पता करो, कितना पैसा सरकार देती है। आज से नहीं सर, पिछले न जाने कितने सालों से। तो ये फॉर्मूला, अब ये किताब आई, जब ये किताब आई तो बड़े आलिम आदमी थे सर सैयद अहमद साहब, जज थे, ईरानियन थे, ईरानियन, बाय डिसेंट ईरानियन थे। परिवार उनका ईरान से था, और ईरान के लोग तो खैर पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है। ईरान की कल्चर ही अलग है, पढ़ाई लिखाई तो शिराज तो बहुत बड़ा केंद्र पढ़ाई का। तो सर सैयद अहमद साहब ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम अपने कौम के लोगों के लिए काम करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप अपने कौम के लोगों के लिए, बहुत बढ़िया। और तब उन्होंने एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। बहुत बढ़िया, लेकिन पता करिएगा सर, उसका जो पहला प्रिंसिपल था थियोडर बेक, वो ज्यू था सर, थियोडर बेक। उसका जो पहला प्रिंसिपल था, पहला, थियोडर बेक। अब जो घनिष्ठ दोस्त, दो घनिष्ठ दोस्त, घनिष्ठ, आपका कोई बड़ा प्रिय दोस्त और आपके दुश्मन के साथ बैठ जाए और बैठे ना, मुस्कुराए, केक में से आधा आधा खाए, तो दर्द तो होगा सर। तो जब अब सैयद साहब को जमीन किसने दी? सरकार ने दी, सारी सुविधा दी, सैयद साहब सरकार की तरफ चले गए। हिंदुओं को दुख हुआ सर, तो रिएक्शन हुआ उसका, और रिएक्शन यह हुआ कि उर्दू को मुसलमानों की भाषा घोषित कर दिया। मूवमेंट शुरू कर दिया कि गाय नहीं कटने देंगे। और यहीं से दोनों समुदाय के बीच तनी तना की शुरुआत हो गई 1875 से। अब दुनिया में जब भी आप किसी के सहारे जीते हैं, किसी का मत खाइए सर, किसी से अगर 1 रुपये खा रहे हैं तो उसे 2 रुपये खिलाइए, और अगर नहीं खा सकते हैं तो किसी का खाइए भी मत। मिर्जापुर में ललित का हाल देखे ना, ऐसे ही हाल होता है जो दूसरों के सहारे जिंदा रहते हैं। ऐसा ही हाल होता है सर। अगर आप किसी पर 1 रुपया नहीं खर्चा कर सकते हैं तो उसका 1 रुपया अपने ऊपर खर्चा मत होने दीजिए। जब तक संभव हो दुनिया में किसी का एहसान मत लीजिए, नहीं तो कल आंख दिखाएगा तो आप गाली नहीं दे पाएंगे। इस देश में अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, उतना किसी, एक साहब एक बार मेरे पास आए, बोले हमारे माँ बाप हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। मैंने कहा क्यों? बोले मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं और वो मुझे आईएएस की तैयारी नहीं करने दे रहे। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? कह रहे पहले कोई जो है और नौकरी कर लो। मैंने कहा बुरा क्या कह रहे हैं, क्या करते हैं? बोले पिताजी हमारे चपरासी हैं। मैंने कहा इतना बड़ा कर दिया, वो एहसान नहीं है। यही एक देश है जहां सांड को भी पाला जाता है। साल के लोग माँ बाप से खर्चा लेते हैं और लड़कों को तो कोई हक नहीं है। 30 साल उम्र हो गई, पापा पैसा भेज रहे तैयारी करने के लिए, इनको बांध के मॉरिशस भेजो, साउथ अफ्रीका भेजो, इनसे बंधुआ मजदूरी कराओ। 30 साल, हद से हद 25 साल। आप 30 साल के हैं तो आपके फादर रिटायरमेंट के स्टेज पे पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं। किसी का खाइए मत सर, बिल्कुल मत खाइए।
नहीं तो किसी दिन किडनी मांग लेगा आपकी, खिलाएगा पिलाएगा, जूता पहनाएगा नाइक का रेडॉस का। या नेता लोग क्या कहते हैं, भाई है हमारा। नेता के साथ जो दो चार लोग टहलते हैं, कभी नेताजी से पूछे कि नेताजी ये कौन है, अरे हमारे भाई की तरह है, और किसी दिन ले आके ललित वाला हाल कर दिया। अब सैयद साहब ने सारी मदद ली सरकार की। 1885 में जब कांग्रेस बनी, तो अंग्रेजों ने सैयद साहब को बुलाया, बोले सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम, जनाब फरमाए। क्या है यार, ये कांग्रेस बनाई है इन लोगों ने, और कुछ आप करिए, हमने आपके लिए इतना कुछ किया है। बोले सरकार आदेश करें, क्या करना है। बोले कांग्रेस का विरोध करिए। 1885 कांग्रेस बनी, आईएनसी। 1887 यूनाइटेड एसोसिएशन, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद, इनका राजा, ये तो वैसे भी अंग्रेजों के पिट्ठू है, शिव प्रसाद तो ऐसे ही जोड़ दिया। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस और उसकी नीतियों का विरोध करना। और यहीं से भारत में शुरू हुई सांप्रदायिक दंगे। 1890 तो जो खाई बनी थी, जो रिफ्ट हुई थी, उसमें और दरार पड़ गई। और इसी परिस्थिति में 19 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इस बंगाल विभाजन के पश्चात मुझे ऐसा लगता है, बंगाल विभाजन संप्रदायवाद की ग्राउंड तैयार हो चुकी थी 1887 तक भारत में। और किस